G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के अनुमोदन के साथ संपन्न। प्रदेश में राज्योत्सव की धूम। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां शुरू। पिछले साल की तुलना में ज्यादा पंजीयन की संभावना। और केंद्र सरकार के क्लीन इंडिया अभियान के तहत रायपुर में चलाया गया प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के अनुमोदन के साथ कल संपन्न हो गया। समूह के सदस्य देशों ने कोविड वैक्सीन की परस्पर मान्यता पर सहमति व्यक्त की। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। 18वीं सदी में बनकर तैयार हुए इटली के ट्रेवी फाउंटेन पर G20 देशों के नेताओं का जमावड़ा दुनिया के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने सिक्के फेंकने के रिवाज को पूरा किया। वहीं वैश्विक जीडीपी की 80% हिस्सेदारी वाले देशों के संगठन का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में नए संकल्पों और निश्चयों के साथ संपन्न हो गया। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 17वां शिखर सम्मेलन बाली में साल 2022 में आयोजित होगा। सम्मेलन में कोविड-19 की चुनौतियों से उबरने के लिए सहयोग बढ़ाने, अफगानिस्तान में मानवता संकट को देखते हुए मदद करने, वित्तीय सुधारों को बढ़ाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर विकसित देशों द्वारा संचालित जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा स्रोतों के वित्तीय अनुदान को रोकने पर सहमति बनी। दुनिया की 60% आबादी G20 देशों में ही रहती है। ऐसे में ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन से पहले G20 देशों का जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता जताना काफी अहम माना जा रहा है। G20 देशों की तकनीक साझा करने और वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दिशा में सहमति बनी है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से सतत विकास की गति बिना प्रभावित हुए चल सकेगी। वहीं भारत को इस दिशा में सम्मेलन के दौरान सफलता मिली है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में पहली बार G20 ने रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, साथ में क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्रिटिकल एनेबलर्स कहा, क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए। भारत सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए साल 2015 से ही पेरिस समझौते के बाद अक्षय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का गठन साल 2016 में ही जनवरी महीने में हुआ और अब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में होने वाली COP26 का एजेंडा सेट किया। पर देखने वाली बात ये होगी कि ये देश, खासकर इस ग्रुपिंग के विकसित देश, अपनी यहाँ जो कमिटमेंट्स और इंटेंशंस जाहिर की हैं, उस पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, रोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर ग्लासगो पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर ग्लासगो के एक होटल में भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। COP26 का उच्च स्तरीय खंड विश्व नेताओं का सम्मेलन ब्रिटेन और इटली की सह अध्यक्षता में आज और कल आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। ग्लासगो में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम
एक सूरज एक विश्व एक ग्रिड के विजन के अंतर्गत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स के शुभारंभ से संबंधित है। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ प्रगतिशील द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की एक नई पहल करेंगे। COP26 के अध्यक्षों द्वारा आयोजित नेताओं के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, उपशमन, अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी कामना है कि लोकगीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला ये प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित करे। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे उसे पूर्ण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और प्रदेश और देश की प्रगति में सहभागी बने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का 21वां वर्ष पूर्ण कर 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारा युवा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए हमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक मॉडल राज्य बनाना है। राज्योत्सव के मौके पर राज्य की विभूतियों को सम्मानित करने की परंपरा के तहत इस वर्ष भी राज्य अलंकरण दिए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की थी। शहीद वीर नारायण सम्मान ये आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको दिया जाता है। ये आदिम जाति कल्याण विभाग से दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, ग्राम लिम्हा, नावापारा, बिलासपुर। दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान पुरस्कार, अपराध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। इसमें गृह विभाग का है। इस हेतु कुंदन लाल गौर, नेवाई थाना, उतई, जिला दुर्ग का नाम का चयन किया गया है। यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग से दिया जाता है और इस हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को चयनित किया गया है। अलंकरण पुरस्कारों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए जाने वाला अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया जा रहा है। श्री भगत ने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, दंतेवाड़ा की सुश्री अंबू शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के क्षेत्र में श्री अंशुमान शर्मा, जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, रायपुर पुरानी बस्ती निवासी श्री टिकेश्वर पटेल, जनसंपर्क विभाग द्वारा ही रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा क्षेत्र में प्रदाय किए जाने वाले पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान नई दिल्ली निवासी श्रीमती मृणाल पांडे को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 106 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,70,000 से ज्यादा खुराक दी गई। इस दौरान कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 98.2% है। पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 36,67,560 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में 1 अरब 6 करोड़ 34 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 73 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की पहली डोज, जबकि 32 करोड़ 95 लाख से ज्यादा दूसरी डोज दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 9 मामले रायपुर जिले में मिले हैं।
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि दीपावली के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। इसी तरह राज्य में भी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। श्री कौशिक ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बात कही। मंत्री जी के द्वारा डीए का बढ़ाया गया और 31% अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, अधिकारियों को। मैंने भूपेश बघेल जी से मांग किया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल से 17% में पहुंचे हैं और केंद्र से तुलना वो करते रहते हैं, तो 14% अभी पीछे हैं। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को छोटे किसानों से भी धान खरीदी करनी चाहिए। प्रदेश में धान कटाई के साथ ही सरकार ने धान खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। धान खरीदी के लिए पंजीयन का काम शुरू हो गया है। जांजगीर चांपा जिले में हर साल प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान की खरीदी होती है और रिकॉर्ड संख्या में किसानों का पंजीयन भी हुआ था। इस साल भी जिले में धान खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल अभी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। सहकारी बैंक के जिला नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे का कहना है कि पिछले साल 1,85,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। इन किसानों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 21-22 के लिए शासन के द्वारा धान खरीदी के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस बार फूड के पोर्टल पे खरीदी न होकर एकीकृत किसान पोर्टल पे खरीदी की जा रही है और जिम्मेदारी कृषि विभाग को दिया गया है। जो कार्य की पटवारी लोग करते थे वो कृषि विस्तार अधिकारी करेंगे अपने आने वाले अधीनस्थ ग्रामों में। इस बार जो पुराना पंजीयन था पहले वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उनको नया पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी और नवीन पंजीयन के लिए किसान अपना आवेदन कृषि विस्तार अधिकारी को देंगे। फिर SCDPO के माध्यम से उनका मतलब मुहर लगने के बाद पंजीयन किया जा सकेगा। वारिसान जैसे मामले आएंगे राजस्व के, उनका पंजीयन तहसीलदार माध्यम से किया जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा पंजीयन होने की संभावना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बिलासपुर के भरनी में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यूनिटी रन परेड समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी CRPF के उप महानिरीक्षक बलराम वेहरा ने ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस पोस्ट का नाम रखा और CRPF को पुनर्जन्म दिया था। हमने आज CRPF में सुबह से शाम तक हमारे प्रोग्राम है। सुबह हमने साइकिल रैली करवाए थे, यूनिटी रन, और अभी जो है मार्च पास्ट हुआ है। उसका अलावा उसके लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस अवसर पर कमांडेंट रामविलास गुप्ता और रितेश कुमार के अलावा केंद्रीय पुलिस बल बिलासपुर के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के क्लीन इंडिया अभियान के तहत रायपुर में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने रायपुर के गोल बाजार में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को और दुकानदारों को जागरूक किया। साथ ही इस व्यस्ततम क्षेत्र की साफ सफाई भी की। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए इसे प्लास्टिक मुक्त बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों से आग्रह किया। और इन सब ने आज संकल्प लिया है कि हम देश के अंदर में, अपने शहर के अंदर में, अपने मोहल्ले के अंदर में हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पॉलीथीन को समाप्त करेंगे। ये पॉलीथीन लोगों के रोजगार को भी छीनता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ हानिकारक है और धरती के लिए भी हानिकारक है। अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को स्वच्छ रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस देश के अंदर एक अभियान चलाया है, उसके पीछे बड़ा विजन है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थ भारत खड़ा होगा।
नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए क्लीन इंडिया अभियान का इसी के साथ समापन हो गया। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।